ओम गुरुवे नमः। मेरे इस चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का जो विषय मैंने लिया है वह लिया है कि जो इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज होती है उसका क्या हमारे किसी तरह से पितरों से संबंध है और क्या उसका प्रभाव हमारे जीवन पर आता है तो क्यों आता है। अधिकतर आप देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पर जो गोत्र है, इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने बताया था कि बुध देव का जो प्रभाव था, या कह सकते हैं वहाँ मैंने बुध ग्रह को लिया था, बाकी ऐसे कई भी ग्रह होते हैं जिनका अलग अलग प्रभाव होता है और व्यक्ति को संतान संबंधी या विवाह संबंधी समस्या आती है। जो आज का विषय मैंने लिया है कि कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि सारे नकारात्मक योग होते हैं, जो योग मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति को पुत्र संतान मिलती है, उसका कुल आगे बढ़ता है, लेकिन वह फ़र्क इतना पड़ जाता है कि यह जो कुल है वो किसी दूसरे कुल से जुड़ जाता है। यानी कि यदि आप किसी दूसरे धर्म में विवाह कर लेते हैं, दूसरी जाति में विवाह कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी जो परंपरा थी, अपने जो कुल या गोत्र था, उसको आपने दूसरे कुल के साथ मिला दिया। सामान्यतः हम ये मानते हैं कि पुत्र संतान ही गोत्र को कैरी करती है, तो यदि कोई पुरुष किसी दूसरी महिला से विवाह करता है या अंतर्जातीय विवाह करता है तो उसका गोत्र माना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप धर्म बदल देते हैं, अपने जातियां बदल देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने परिवार की जो परंपरा है, जो पीछे से चले आ रहे गोत्र हैं, उसमें भी आप परिवर्तन कर देते हैं। तो क्या योग होता है और ये क्यों होता है, और क्या हमारे लिए ये इंटरकास्ट मैरिज और इंटर रिलीजन मैरिज एक एस्केप रूट है? यानी कि जो नकारात्मक योग ऐसा दर्शा रहे हैं कि संभवतः आपको संतान प्राप्ति में बाधा हो, विवाह में बाधा हो, लेकिन क्या वो वही योग आपको दूसरे मार्ग से एक अच्छा अवसर दे सकते हैं? तो इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज पहले भी होती थी, ऐसा नहीं कि आज का विषय है। इसके पहले भी हमारे जो शास्त्र हैं उसमें कई तरह के विवाह बताए गए हैं। उन विवाहों में गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, ब्रह्म विवाह, तो ये जो विवाह हैं, इन्हीं विवाहों की कैटेगरी में एक विवाह होता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को ही आज के ज़माने का प्रेम विवाह कहा जाता है। राक्षस विवाह का मतलब है कि जब आप किसी से जबरन शादी करते हैं, कहीं कहीं आप देखेंगे जबरन शादी करनी पड़ती है, और या कभी कभी लोग जबरन शादी करते हैं, तो वो राक्षस विवाह की कैटेगरी में आता है। जो ब्रह्म विवाह है वो विवाह है जिसमें कि सभी गुरुजनों का, सभी ऋषि मुनियों का आशीर्वाद हो, जिसे कि हम आज के ज़माने में जो वैदिक रीति रिवाज से जो विवाह होते हैं वो ब्रह्म विवाह की या दैव विवाह की कैटेगरी में आते हैं। जो विवाह हैं उनका जो निर्धारण किया गया है, उनका भी हमारी कुंडली के ग्रहों से कहीं ना कहीं लेना देना है। अब विवाह की हम बात करें तो अंतर्जातीय विवाह कब होता है? अंतर्जातीय या अंतर धर्म इंटर रिलीजन या इंटरकास्ट मैरिज के लिए जो सप्तम भाव होता है, हमारे विवाह का जो भाव है, उस भाव के साथ साथ कारक शुक्र का भी संबंध राहु से बनना चाहिए। राहु और केतु सीमाओं को तोड़ने की बात करते हैं। जब आप किसी सीमा का उल्लंघन करते हैं तब आपको राहु देव का बल जरूरी है, यानी आपको अपने पितरों का बल जरूरी है। आप अपने बल से चाहे जितना कोशिश कर लीजिए, आप नहीं तोड़ पाएंगे। आपको लगता होगा कि ये मेरा पराक्रम है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारे पितरों का आशीर्वाद है। तो यदि सप्तम भाव और सप्तमेश का संबंध राहु से बन रहा हो, साथ में उसका पंचम भाव से भी संबंध बन रहा हो, तो यह अंतर्जातीय या अंतर धर्म विवाह की बात करता है। अगर आपका दूसरा भाव पीड़ित है, जो कि गोत्र का भाव है, अगर दूसरा भाव भी पीड़ित हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सप्तम और सप्तमेश और साथ में कारक शुक्र का संबंध पंचम भाव से बन रहा है और राहु से बन रहा है, तो आपके लिए हो सकता है ये जो अंतर्जातीय विवाह या अंतर्धर्म विवाह है, वो आपके लिए जो दूसरे भाव की पीड़ा है, यानी जो गोत्र समापन का जो एक डर है या जो गोत्र समापन का मार्ग है, वो शायद आपके लिए ना लागू हो। यानी आप दूसरी का विवाह करें, आपको संतान भी प्राप्त हो और आपका कुल आगे बढ़ता रहे। बस फ़र्क इतना होगा कि अब इस कुल में दूसरा कुल भी आके मिल गया। तो अब ये जो हम यहाँ पे जो कुंडली दिखा रहे हैं, हम इस कुंडली में हमने नवमांश कुंडली को भी लिया है, द्वादशांश कुंडली को भी लिया है और अष्टमांश कुंडली को भी लिया है। सामान्यतः षोडश वर्गों में अष्टमांश कुंडली का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन आजकल सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, तो हम किसी जैसे नौ विभाजन से नवमांश कुंडली बनती है, ऐसे 8 विभाजन से अष्टमांश कुंडली बनती है। तो अष्टमांश कुंडली को अष्टम भाव का दर्पण कहा जाता है। अब जब यहाँ बात आ रही कि आपका धर्म बदल जाएगा, आपकी जाति बदल जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक परिवर्तन आ रहा है। ज्योतिष में ट्रांसफॉर्मेशन के भाव को अष्टम भाव से देखा गया है। अष्टम भाव वो भाव है जब आदमी जीरो से शुरुआत करता है,
यानी अगर आपका लग्नेय सिस्टम में चला जाए तो आपकी शुरुआत बिल्कुल नीचे के स्तर से होती है। तो यानी जब आप दूसरे धर्म में जाएंगे तो आप तो उसका आरंभ कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, इसका हमारे इस तरह के विवाहों में बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर कारक शुक्र पंचम भाव से जुड़ रहा है तो प्रेम विवाह की नौबत आती है। सप्तमेश अगर पंचम से जुड़ रहा है तो प्रेम विवाह की बात होती है। अगर यहीं पे राहु भी जुड़ रहा है तो अंतर्जाति अंतर्धर्म की बात होती है। अब कहीं पर आपके लग्नेश का संबंध या द्वादशेश का या द्वितीयेश का संबंध, द्वितीय भाव का स्वामी हमारे गोत्र को निरूपित करता है, यदि उसका संबंध अष्टम भाव से बनेगा तो ऐसे में पूरी संभावना है कि आपके गोत्र में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अष्टम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके पास किस रंग से आएगा? सामान्यतः जो भी अष्टम भाव में ग्रह होता है उसकी दशा में अगर उसकी दृष्टि कहीं आपके लग्न पर राशि दृष्टि पड़ रही है तो संभव है कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन एक अवश्यंभावी घटना हो। अन्यथा उस ग्रह की दशा में आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आएगा और हो सकता है आप पुराने ढर्रे पर वापस आ जाएं। यानी कहीं कहीं देखेंगे कि लोग दूसरे धर्म में विवाह करते हैं, बाद में विवाह टूट जाता है, फिर वो अपने धर्म में शादी कर लेते हैं या अपनी जात में शादी कर लेते हैं। लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात आ रही है तो ध्यान रहे कि हमें दूसरे भाव को जरूर देखना है, क्योंकि दूसरा भाव आपके गोत्र का है, आपके कुल का है, आपके कुटुंब का है। अगर वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो आपका विवाह कहीं ना कहीं, ये विवाह की बात नहीं है, किसी और चीज़ की बात हो सकती है। तो ये जो कुंडली में दिखा रहा हूँ, इस कुंडली सप्तमेश का संबंध आपके पंचम भाव से बन रहा है, द्वितीयेश का संबंध आपके अष्टम भाव से बन रहा है, लग्नेश का भी संबंध बन रहा है। तो जब ये सारे संबंध बन रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए ये जो राहु केतु एक्सिस नॉर्मली हम जिसको बोलते हैं, तो राहु केतु एक्सिस आपके जीवन में परिवर्तन लाते हैं, यानी कि अवश्यंभावी परिवर्तन। राहु और केतु को पितरों का कारक बोला है। तो जो पितर आपको आशीर्वाद देकर के गए हैं, या इनको आप कह सकते हैं कि ये आपके पिछले जन्म भी हो सकते हैं। अगर इनके साथ कोई वक्री ग्रह भी जुड़ रहा है तो वो आपके पिछले जन्मों का कर्म भी हो सकता है। तो इस आधार से आप समझिए कि क्या आपके जीवन में अंतर्धर्म और अंतर्जातीय विवाह के जरिए कोई परिवर्तन आने वाला है, और आ रहा है तो क्या उसका संबंध द्वितीय भाव के पीड़ित होने से है? वही भाव जो पीड़ित होता है एक नौबत लाता है कि आपके कोई संतान ही नहीं हो, आपका विवाह ही नहीं हो। लेकिन वही एक भाव लाता है कि आपका विवाह अंतर्जातीय हो अथवा अंतर्धर्म हो और आप कुटुंब का आनंद लें, भले वो दूसरे धर्म का हो, भले आप वहाँ जीरो से ट्रांसफॉर्मेशन से शुरुआत करें, लेकिन आपको बाकी सुख साधन मिलेंगे। तो ये एक उपाय भी है। ज्योतिष में कई चीज़ों के लोग उपाय पूछते हैं, तो ये अगर द्वितीय भाव पीड़ित हो रहा है, सप्तम भाव पीड़ित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे विवाह भी आपके लिए एक अच्छा मार्ग देते हैं, जिससे कि आप अपनी पीड़ा को कम कर सकें, उसको महसूस कम कर सकें। दूसरे की दृष्टि में हो सकता है वो निर्णय गलत हो, लेकिन आपके लिए वो उचित मार्ग होगा। तो अभी हम इस पर आगे चर्चा करते हैं। आप देखिए कि इस कुंडली को मैं बताने का प्रयास करूंगा। मेरी अल्प समझ है, अगर मुझसे कोई गलती हो तो आप सबसे अनुरोध है कि कृपया अपनी टिप्पणी और कमेंट के माध्यम से मुझे मार्गदर्शन दें, अथवा आपके मन में कोई शंका है तो उसके बारे में ज़रूर कमेंट से बताएं कि आपको यह विषय या विश्लेषण कैसा लग रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि इस कुंडली में क्या क्या है। अष्टम भाव में यहाँ जो राशि आ रही है वो आ रही है मंगल की, यानी मेष राशि। मेष राशि कालपुरुष की लग्न की भी राशि है। जब आप आकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर कालपुरुष का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम यहाँ बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में मीन राशि है, जो कि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है, और वहाँ पर कोई ग्रह नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति जो कि अस्त हैं, सूर्य से अस्त हैं, और सूर्य भी 10 डिग्री का है। अब यहाँ पर आप देखें तो जो राहु केतु अक्ष है वो तीसरे भाव से और नवम भाव से बन रहा है। नवम भाव धर्म भाव का होता है, और तीसरे भाव में केतु और शनि की युति है, और नवम भाव में राहु देव अकेले हैं। जिस जातक की ये कुंडली है उसका विवाह अभी हुआ नहीं है, इसलिए उसके बारे में मैं यहाँ पर उसकी जन्म तिथि का विवरण नहीं दे रहा हूँ। संभावना है कि ऐसा ही कुछ हो, ये मेरी केवल आकलन है। इसमें कितनी सच्चाई होगी ये उसकी किस्मत और उसके कर्म बताएंगे वर्तमान समय में, क्योंकि ये जो जन्म कुंडली है ये जन्म के समय का दर्पण है। समय के साथ स्थितियाँ बदलती हैं, आदमी के कर्म बदलते हैं, उसके पिता के कर्म बदलते हैं, माता के कर्म बदलते हैं, तो वो एक अलग मैटर है। वो देखा जाता है प्रश्न कुंडली से कि उसमें परिवर्तन कितना आएगा। तो यहाँ जो अगर हम देखें तो ये जो लग्न कुंडली है ये कन्या राशि की है, और यहाँ पर दूसरे भाव में, क्योंकि यहाँ पर मेरा मुख्य उद्देश्य है समझाना कि गोत्र का जो गोत्र अगर हमारा पीड़ित होता है तो उस पर हमारा अंतर्जातीय विवाह और अंतर्धर्म विवाह
कैसे रोल अदा करता है। तो यहाँ पर दूसरे भाव में तुला राशि आ रही है, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। तुला ही राशि विवाह की भी राशि है। शुक्र विवाह के कारक भी हैं। शुक्र ही हमारे गोत्र के संचालक, यानी कि जो हमारा गोत्र के जरिए आगे कुल बढ़ता है, उसका भी कहीं ना कहीं शुक्र से संबंध है। ये आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं पंचम भाव, क्योंकि केंद्र बिंदु हमारा क्या है, अंतर जातीय विवाह या अंतर धर्म विवाह। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण दो तरह के विवाह होते हैं, एक गंधर्व विवाह, एक राक्षस विवाह। तो यहाँ पर हम गंधर्व विवाह की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रेम विवाह की। तो जब प्रेम की बात हो रही है तो पंचम भाव का उसमें आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए कर्म के कारक शनिदेव, जिनकी युति केतु के साथ है, उनकी दृष्टि भी पंचम भाव पे पड़ रही है। शनि और सूर्य की युति बंधन योग कहलाती है। यहीं पर त्रिकोण में राहु हैं, तो राहु का भी प्रभाव पंचम भाव पर त्रिकोण के जरिए आ रहा। राहु सीमाओं से परे की बात करते हैं, शनिदेव कर्म की बात करते हैं। और यहाँ पर पंचम भाव में सप्तमेश गुरुदेव बृहस्पति हैं, यानी कि सप्तमेश का संबंध राहु से बन रहा है, शनि से बन रहा है। एक कर्म के कारक से बन रहा है, दूसरा जो हमारे सीमा पार जाने की स्थिति है उस पर बन रहा है। मंगल जहाँ पर भी रहते हैं और जहाँ पर दृष्टि डालते हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ, जिसे हम दुर्घटना बोलते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि शरीर की दुर्घटना हो, लेकिन कुछ ना कुछ उस क्षेत्र में आपको परेशानी ज़रूर आएगी, जिसे आप दुर्घटना का नाम दे सकते हैं। तो जब हम किसी ग्रह की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनकी दूसरी राशियों पे कौन से ग्रह मौजूद हैं। तो यहाँ गुरु की एक राशि मीन है और वो स्वयं सप्तमेश होकर पंचम में बैठे हैं। इनकी दूसरी राशि धनु है, वहाँ पर भाव और नीच राशि के बुध हैं। बात करते हैं कि क्या इनके जो दूसरे भाव, क्योंकि गोत्र का मामला आ रहा है, तो जो शुक्रदेव हैं उनका संबंध कैसे बन रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो शुक्र छठे भाव में शुक्र को पीड़ित बोला जाता है, नीच का बोला जाता है। और यहाँ पर जो राशि आ रही है वो आ रही है कुंभ राशि। कुंभ राशि अपने आप में ही राहुदेव की राशि है, यानी जो सप्तम द्वितीय भाव के स्वामी हैं, विवाह के कारक हैं, वो कुंभ राशि में हैं, जो कि शनि और राहु के सहस्वामित्व की राशि है। तो यानी गुरु पर भी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का साया मंडरा रहा है। खुद मंदी के साथ हैं, तो मंदी के साथ का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो चतुर्थ भाव है उसको लेके परेशानी होगी। चतुर्थ भाव सुकून का है, यहाँ पर सुकून मिलने में दिक्कत हो सकती है, देर हो सकती है। और बुध यानी बहन का है, मित्रों का है, उनके चलते कुछ समस्या आ सकती है, उसके चलते घर में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव घर का है। इसके बाद आती है बारी छठे भाव की। छठे भाव में शुक्र गए हैं और शुक्र मंगल के साथ गए हैं। मंगल ट्रांसफॉर्मेशन के स्वामी हैं, यानी जो विवाह के कारक हैं, गोत्र भाव के कारक हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन के स्वामी के साथ युति बना रहे हैं। यानी यहाँ पर अगर हम सप्तम भाव की बात करें तो प्रेम विवाह का संबंध दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सप्तमेश पंचम में गए हैं, राहु के साथ गए हैं। तो ये अंतर जातीय अंतर धर्म की बात करता है। राहु का संबंध बने तो आप ये समझिए कि आप सीमा को लांघेंगे, उस भाव से संबंधित मामलों में सीमा को लांघेंगे। अब ये भाव शिक्षा का भी है, तो हो सकता है आप शिक्षा को लेकर सीमा को लांघें। विवाह का है तो क्योंकि शिक्षा उसकी पूर्ण हो चुकी है, तो अब यहाँ जो आयाम उसके जीवन में आने वाले हैं वो आयाम आ रहे हैं विवाह को लेके। तो अब बुध का नीच है ना, बुध हमारी मित्रता को बताता है, और यहाँ पर बुध का पीड़ित होना राशिगत और भावगत दोनों, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि जातक का मित्र से संबंध, बहन के साथ भी कोई ऐसी बात हो सकती है, यानी बहन भी पीड़ित हो रही है, बुध पीड़ित हो रहे हैं, तो मित्र भी पीड़ित हो रहे हैं। तो मित्र को भी लेकर कोई समस्या हो सकती है। वाणी को लेकर समस्या बुध, बहन को समस्या बुध, बुआ को समस्या बुध। इसके बाद अगर हम देखें तो जो कारक होते हैं मित्रता के, वो भी उसे भी कारक बुध। कुल मिला के आप देखें तो गोत्र भाव के कारक शुक्र का संबंध अष्टमेश यानी ट्रांसफॉर्मेशन से बनना, उसके बाद सप्तमेश का पंचम में जाना, उस पर राहु की दृष्टि होना, और इस ट्रांसफॉर्मेशन शुक्र और मंगल की युति का कुंभ राशि में जाना, ये भी बताता है कि गोत्र में भी ट्रांसफॉर्मेशन शामिल हो रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या ये योग नवमांश कुंडली में, क्योंकि कई ऐसे योग होते हैं जो आपको लग्न कुंडली में दिखते हैं लेकिन नवमांश कुंडली में वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये क्या परिवर्तन वहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो अब हम देखते हैं इसकी नवमांश कुंडली। देखिए तो नवमांश कुंडली सिंह राशि की है और लग्न में कोई ग्रह नहीं है। राहु केतु अक्ष जो दोबारा बन रहा है वो छठे और 12वें के बीच में बन रहा है, और द्वादश भाव में शनि की केतु से युति है। लग्न कुंडली में भी शनि की केतु से युति थी, यानी कहीं ना कहीं कर्म का बंधन इस जातक के ऊपर दिख रहा है, क्योंकि शनि की दोबारा राहु केतु में भाग्य भाव में भाग्य कुंडली में आना ये एक बंधन दिखाता है। और यहाँ पर आप देखें तो जो उसके सामने की भाव है वो भी शनि की राशि मकर का है। मकर को दलदल बोला गया है, संघर्ष बोला गया है, पराक्रम बोला गया है,
यहाँ पर आप शांति से अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। जब तक आपके अंदर कर्म का जोर है तब तक आप मकर राशि का आनंद उठा सकते हैं। तो यहाँ मकर राशि में चंद्रमा आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, और गुरु राहु की युति बता रही है। वहाँ पर सप्तमेश गुरु थे और राहु से दस्य थे, यहाँ पर सप्तमेश स्वयं राहु से युत हैं, और यहाँ पर चंद्रमा राहु से योग बना रहे हैं। एक तरफ केतु का शनि से योग बन रहा है, यहाँ पर चंद्रमा का राहु से योग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जो माता पक्ष है, माता के पितृ हैं, उनका भी योगदान यहाँ पर हो सकता है। लेकिन राहु पितरों के कारक यानी पेरेंटल साइड के कारक हैं, तो हो सकता है कि जो पेरेंटल साइड है उनकी जो माता हैं उनका कोई ना कोई कर्म हो जो यहाँ पर भाग्यांश में जातक को खींच के ला रहा है। अब हम देखते हैं कि इनके सप्तमेश की क्या स्थिति। तो सप्तमेश मैंने बताया, जो लग्न कुंडली का सप्तमेश है वो राहु के साथ है। तो भाग्य कुंडली का रस, क्योंकि जो नौमांस कुंडली होता है इसका सप्तमेश आपका असली जीवन साथी होता है। आप नौमांस कुंडली से अपने होने वाले जीवन साथी के आचार विचार व्यवहार को समझ सकते हैं। आपको जो मिलेगा उसी बास्केट से ही मिलेगा। उसका रूप अलग हो सकता है, रंग अलग हो सकता है। आप सोचते हो कि आपने चुना है, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। ज्योतिष तो ये बोलता है ये आपकी गलतफहमी है। तो अब यहाँ पर हम देखें तो राशि जो आ रही है वो 11 नंबर की राशि आ रही है सप्तम भाव में, यानी 11 नंबर कुंभ की राशि, राहु की राशि, यानी कहीं ना कहीं ये दोबारा राहु को यहाँ पर सप्तम भाव में शामिल कर रहा है। और यहाँ पर आप देखें तो ये प्रथम जो पहली पत्नी होती है उसका भाव है। अब इसके बाद जो राहु है, शनि तो मैंने बताया, क्योंकि जो 11वीं राशि है इसके जो एक कारक हैं वो शनि केतु के साथ युत हैं। दूसरे कारक राहु ऑलरेडी गुरु के साथ यानी सप्तमेश के साथ ही युत हैं। जो ये यानी कहीं ना कहीं ये एक्सिस यहाँ पर ब्रेक नहीं हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम शुक्र की बात करें, एकादश भाव में है और एकादश भाव में मिथुन राशि है। वहाँ पर बुध लग्न कुंडली में नीच के थे और मंदी के साथ थे, राशिगत भी नीच थे, भावगत भी नीच थे। यहाँ पर जो शुक्र की युति बन रही है वो एकादश भाव में बन रही है मंगल के साथ, और राशि किसकी है? बुध की। लग्न कुंडली में जो बुध थे वो पीड़ित भाव में थे, और मंगल जो थे वो अष्टमेश जो थे वो शुक्र के साथ होते। यहाँ पुनः अष्टमेश शुक्र के साथ आ रहे हैं, यानी विवाह के कारक, गोत्र के कारक शुक्र का संबंध पुनः अष्टमेश से बन रहा है। तो दोबारा ये दिखाता है कि भाग्य में भी कहीं ना कहीं ये परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। अब ये क्योंकि विवाह नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे आयाम, इनका मकान, शुक्र मकान भी हैं, तो मकान में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। जो शुक्र हैं वो संबंधों के हैं, तो इनके जो संबंध हैं, मानवीय संबंध है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। विवाह के कारक है, पत्नी के कारक है, वहाँ पर परिवर्तन आ सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं धर्म भाव की, क्योंकि जब गोत्र बदलेगा तो धर्म में भी कहीं ना कहीं फर्क आएगा। तो धर्म भाव में अगर देखिए तो धर्म भाव में लग्नेश मंदी के साथ हैं, और वहाँ पर राशि मंगल की आ रही है, जो कि लग्न कुंडली की अष्टम की राशि थी, यानी धर्म भाव पर पुनः अष्टमेश का भी प्रभाव आ रहा है। मंगल की अगर हम दृष्टि देखें, यानी अष्टमेश की दृष्टि देखें, तो वो गुरु पर जा रही है भाग्य कुंडली में, क्योंकि वो एकादश भाव में है, तो उनकी दृष्टि 8वीं दृष्टि यहाँ पर भी जाएगी। तो ये जो एक्सिस बन रहा है कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन, लॉर्ड का शुक्र से संबंध बनना, सप्तमेश से संबंध बनना, और सप्तमेश का पुनः राहु ही होना, और जो दूसरे सप्तमेश हैं उनका राहु केतु यक्ष में जाना, यानी कहीं ना कहीं ये एक दृढ़ बंधन की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। यानी शुक्र को लेकर कोई ना कोई एक बियॉन्ड द लिमिट, बाउंड्रीज को पार करने का योग बन रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या इसका कोई संबंध अब दशमांश कुंडली से यानी कर्म से है। हाँ, इसके पहले मैं जब कर्म की बात करूं तो हम पहले देख लेते हैं कि द्वितीय भाव का जो नॉर्मली सूक्ष्म विभाजन होता है वो होरा कुंडली होता है। होरा कुंडली को लोग सामान्यतः धन धान्य के लिए देखते हैं, लेकिन जितनी भी सूक्ष्म कुंडलियाँ हैं वो अपने जो कारकत्व हैं उनके सभी चीज़ों का निरूपण करती हैं। तो यहाँ अगर हम होरा कुंडली देखें तो जो होरा कुंडली है वो बन रही है सिंह राशि की। यहाँ पर जातक का जन्म रात्रि का है, तो यानी ये राशि पीड़ित हो रही है। तो होरा कुंडली है, उसकी लग्न में केवल एक ग्रह है चंद्रमा, बाकी सारे के सारे ग्रह जो है वो आपके वे भाव में कर्क राशि में चले गए हैं। यानी होरा कुंडली यानी जो द्वितीय भाव है वो असंतुलित दिख रहा है, और यहाँ पर सूर्य की राशि में यानी अग्नि तत्व की राशि में चंद्रमा मौजूद हैं, यानी कह सकते हैं ये सूर्य चंद्र का यहाँ पर संबंध बन रहा है। तो होरा कुंडली भी बता रहे हैं कि पलड़ा एक तरफ बहुत ज़्यादा झुक रहा है, सारे ग्रह एक ही तरफ जा रहे हैं, और ये जो भाव है वो द्वादश की तरफ जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी परिवर्तन को ही निरूपित कर रहा है। अब हम बात करते हैं इनकी दशमांश कुंडली की। तो दशमांश कुंडली मकर राशि की आ रही है, पुनः मकर राशि संघर्ष की राशि है, और यहाँ पर राहु केतु अक्ष बन रहा है, यानी सप्तम भाव में पुनः राहु केतु अक्ष। वहाँ पर सप्तमेश राहु केतु अक्ष में, सप्तमेश या राहु केतु की राशि में, यानी नौमास में भी वही योग, सप्तमास में भी, नौमास में भी वही योग, द्वितीय होरा कुंडली में भी वही योग, लग्न कुंडली में भी वही योग। अब दशमांश कुंडली में देखते हैं तो यहाँ पर भी सप्तम भाव पर वो प्रॉब्लम आ रही है,
और यहाँ पर अगर देखें तो सप्तम भाव में जो युति बन रही है वो बुध, शनि और केतु की, यानी बुध यहाँ पर वहाँ भी पीड़ित थे, यहाँ बुध सप्तम भाव में भी बुध को नीच का माना जाता है। और जो यहाँ राशि है कर्क राशि, यानी यहाँ पर राशिगत और भावगत दोनों तरह से बुध पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि ये चंद्रमा उनके शत्रु की राशि है। अब यहाँ पर हम धर्म भाव की बात करें तो धर्म भाव में बुध की कन्या राशि आ रही है। कन्या राशि अपने आप में संघर्ष की राशि है और ये राहु के त्रिकोण में है, यानी कर्म क्षेत्र में भी धर्म भाव पे राहु का प्रभाव आ रहा है, सप्तम पे राहु का प्रभाव आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं पंचम भाव पे, तो पंचम भाव में चंद्रमा है वृष राशि के। वृष राशि में चंद्रमा को उच्चता प्रदान होती है, लेकिन चंद्रमा के ऊपर दृष्टि किसकी पड़ रही है, तो एकादश भाव से मंगल और शुक्र की पड़ रही है। यानी अगर हम देखें तो नवमांश कुंडली में जो शुक्र मंगल का एकादश का योग था वो यहाँ पर पुनः रिपीट हो रहा है। यहाँ पर उनकी जो दृष्टि है वो पंचम पे पड़ रही है, यानी प्रेम भाव पे पड़ रही है, चंद्रमा पे पड़ रही है, कहीं ना कहीं मन के सुकून को पड़ रही है। यहाँ पर ये चंद्रमा उथल पुथल भी दिखाता है, मतलब विवेक में, बुद्धि में, क्योंकि ये पंचम भाव व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में बुद्धि है, उसमें कहीं ना कहीं ये उठापटक भी दिखाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव की, तो यहाँ पर द्वितीय भाव में देखिए तो वहाँ पे कुंभ राशि आ रही है जो कि राहु की राशि है। जो इसके जो शनि हैं, कुंभ राशि के जो दूसरे स्वामी हैं वो राहु केतु अक्ष में हैं, नीच के बुध के साथ हैं। तो इस तरह से द्वितीय भाव यहाँ पर पुनः पीड़ित हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का संबंध दोबारा शुक्र से बन रहा है और जो धर्म भाव है उस पर भी राहु का प्रभाव आ रहा है, यानी एक्सट्रीम द लिमिट, क्रॉस द बाउंड्रीज का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये जो सारे दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं पुनः इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एक दृढ़ कर्म की तरफ, यानी कर्म का भी कहीं ना कहीं संबंध इनके इस तरह बन रहा है कि देयर इज ए चांस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेकेंड हाउस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गोत्र, ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म ऑफ रिलीजन। तो ये बन रहा है। अब हम क्या देखते हैं कि इसमें हमारे पितरों का क्या योगदान है, क्योंकि ये एक्सिस टूट नहीं रहा है, राहु केतु एक्सिस कहीं ना कहीं दोबारा बार बार बन रहा है सप्तम भाव के हिसाब से। तो जो द्वादशांश कुंडली वो होती है वो हमारे पूर्वजों की, पितरों की होती है। तो अब देखते हैं कि द्वादशांश कुंडली में क्या है। शनि का मैं यहाँ अगर देखूँ तो शनि धर्म भाव में शुक्र के साथ युक्त हैं, यानी सप्तमे शुक्र के साथ जा रहे हैं और धर्म की राशि में जा रहे हैं, जो कि पाप कर्तरी योग में है, किससे, केतु और मंगल से। यानी यहाँ पर जो धर्म भाव के कारक जो यहाँ पर सप्तमेश हैं वो पाप कर्तरी में है केतु और मंगल से। केतु भी ट्रांसफॉर्मेशन का कारक है, क्योंकि अष्टम की जो राशि होती है कालपुरुष की उसके भी केतु साथ सामित रखते हैं। मंगल स्वयं ट्रांसफॉर्मेशन राशि के कारक है कालपुरुष के भी और इस लग्न कुंडली में भी। और ये केतु जो है वो द्वितीय भाव में की जो राशि है, जो वहाँ पर राशि आ रही थी 7 नंबर की, उससे यहाँ इनका संबंध नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये संबंध केतु का बन रहा है शुक्र के साथ, सप्तमेश के साथ। तो और ये अगर हम ये समझना चाहें कि क्या यहाँ पर राहु केतु का योगदान है, तो राहु केतु का योगदान यहाँ पर सूर्य से जा रहा है, यानी कि द्वादशांश कुंडली में सूर्य राहु की युति हो रही है और उसके ऊपर अन्य किसी ग्रह का प्रभाव नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो पितृपक्ष है उसका कोई ना कोई ऐसा संबंध है, कुछ ना कुछ उनके ऐसे कर्म हैं जो इनको इस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ढकेल रहे हैं। यदि हम इतिहास की बात करें तो इस जातक के कुटुंब में सभी का रिश्ता जो है दूसरे धर्मों में हुआ है, यानी कि अभी तक अन्य लोगों की कुंडलियां मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उनकी भी कुंडली में कहीं ना कहीं यह एक्सिस द्वादशांश कुंडली में आएगा, क्योंकि इस तरह से एक साथ सभी पूरे कुटुंब का, और यानी यहाँ पर देखिए तो इनकी जो बुआ हैं उनको भी पीड़ा हुई, इनकी जो बहन है उनको भी पीड़ा हुई, यानी बुध का प्रभाव परिवार पर भी झलक रहा है। या तो जो बहनें हैं जिन, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो पीड़ा हो रही थी उन जिन लोगों ने अंतर जातीय विवाह किया या अंतरधर्म विवाह किया उनके साथ कोई समस्या नहीं है, उनका जीवन आसानी से चल रहा है। यानी उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन को अडॉप्ट कर लिया, या कह सकते हैं भाग्य ने उनको उस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ढकेला और वो गए। तो ऐसे मामले में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लगती तो हमें पीड़ादायक हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए नकारात्मक दूसरों की नज़र में हो सकता है, लेकिन आपके जीवन को, आपकी पीड़ा को एक दूसरे मायने में कम कर सकता है, या आपको सही कह सकते हैं सुकून की ज़िंदगी दे सकता है। अगर हम देखें तो अष्टमांश कुंडली जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, वहाँ पर भी लग्न कुंभ राशि का है जो कि राहु की राशि है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम धर्म भाव देखें तो वहाँ पर तुला राशि आ रही जो कि लग्न कुंडली की कुटुंब की राशि थी। तो वहाँ पे सूर्य हैं जो है वो राहु केतु और शनि तीनों मौजूद हैं। तो यानी ये सप्तमेश यहाँ पर भी पंचम भाव से संबंध बना रहा है। जो लग्न है वो ऑलरेडी कुंभ राशि का है। कुंभ और वृश्चिक राशियाँ परिवर्तन को दिखाती हैं।
भौतिक हो या सांसारिक हो, आपको वो परिवर्तन दिखेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें जो अपने लग्न कुंडली के सप्तमेश थे गुरुदेव, तो गुरुदेव जो हैं वो ट्राइन में हैं, किसके, राहु केतु के ट्राइन में हैं। यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि ये जो सूक्ष्म कुंडलियाँ होती हैं इसमें दृष्टियों पर कहीं कहीं कह सकते हैं कि कन्फ्यूज़न है या विवाद है या अपवाद है, जो भी आप समझिए, लेकिन अधिकतर मामलों में अगर हम दृष्टियों को लेते हैं तो ये दृष्टियाँ सही निरूपण करती हैं। अगर हम जो जिनकी घटनाओं का हमें पता लगा, अगर उन पर हम इनको लगा के देखते हैं तो दृष्टियाँ वहाँ पर भी काम करती हैं। जो राशियों का नीचत्व है वहाँ पर भी काम करता है। तो इस प्रकार से अष्टम भाव में भी कहीं ना कहीं सप्तम को लेके ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, शुक्र को लेके ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, जो दूसरी जो कालपुरुष जो लग्न कुंडली की राशि थी उसको लेके ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जातक के जीवन में शुक्र से संबंधित, द्वितीय भाव से संबंधित कुछ न कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अवश्यंभावी है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन का जो संबंध है वो सप्तम भाव और पंचम भाव से बन रहा है। तो यानी कि ये प्रेम विवाह और गैर जातीय, अंतर जातीय या अंतरधर्म विवाह की तरफ इशारा कर रहा है। आगे आने वाले भविष्य में यदि मुझे इसके बारे में भविष्य में पता लगा तो हम इस पर दोबारा आएंगे। आशा ये विषय आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आशा है यह विषय समझ में आया होगा। आप सबका दिन शुभ हो। ओम गुरुवे नमः।